जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। बोर्ड की तैयारी भी भरपूर तरीके से हो रहा होगा मन तन से। बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रिज्म के ऊपर, और ये प्रिज्म के ऊपर जो बात करेंगे इस लेक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। ये जो लेक्चर्स आप लोग देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। तो यस, माय नेम इज ऋषिकेश कुमार। मैं आपको आपके अपने खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल ऋषि गुरुकुल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म होता क्या है बच्चों, क्या होता है ना प्रिज्म आपने देखा होगा। छोड़ो क्या होता है वो तो देखेंगे ही। प्रिज्म जो होता है वो अपने क्लास 10th में भी आपने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट वगैरह भी किया होगा। क्या होता था, एक प्रिज्म होता था जो कि ट्रांसपेरेंट का हुआ करता था। उससे जब कोई व्हाइट लाइट पास करवाते थे आप लोग क्लास 10th में, तो उससे जो व्हाइट लाइट है, जो सनलाइट है, वो अपने 7 इंडिविजुअल कलर में डिवाइड हो जाता था। तो व्हाइट लाइट या लाइट जिस ट्रांसपेरेंट डिवाइस के थ्रू या जिस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने इंडिविजुअल कलर में बट जाता था या बट जाया करता है, उसी का नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिज्म होता है। तो ध्यान देना, प्रिज्म का डिफिनेशन हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। कहता क्या, ध्यान से सुनना। ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑब्जेक्ट विच सेपरेट्स लाइट दैट पासेस थ्रू इट इनटू द 7 डिफरेंट कलर। कहता है ट्रांसपेरेंट ग्लास, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑब्जेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, विच सेपरेट्स लाइट, जो लाइट को क्या करता है, सेपरेट करता है। बिल्कुल। डेट पासेस थ्रू इट, कौन सी लाइट को सेपरेट करेगा, जो उससे पास करेगा। जो उससे पास नहीं करेगा उसको सेपरेट नहीं करेगा। जो पढ़ेगा वही ना पास या फेल होगा, जो फॉर्म भरेगा वही ना पास या फेल होगा, जो फॉर्म ही नहीं भरेगा वो पास या फेल कैसे होगा। होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या कहने का मेरा मतलब है कि जो लाइट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से पास करेगा वही लाइट को क्या करेगा, सेपरेट कर पाएगा। कितने कलर में, 7 कलर में। ओके, चलो ध्यान से। खाना खाएंगे हम तो पेट किसका भरेगा, मेरा भरेगा ऑफ कोर्स। आप खाओगे आपका भरेगा, जो खाएगा उसका भरेगा, जो नहीं खाएगा उसका काहे का भरेगा। जो पढ़ेगा, जो तन मन से पढ़ेगा, मन से परिश्रम करेगा, सक्सेस तो उसी को होगा, सक्सेस तो उसी को मिलेगा ना। चलो, यानी कि कहने का मतलब कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिससे होकर के लाइट अपने 7 इंडिविजुअल कलर में डिवाइड हो जाता हो, उसी का नाम हम लोग प्रिज्म देते हैं। बच्चों, प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। देखना ध्यान से, यहाँ पे हम स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो खुली हाथ से भी आप लोग बना सकते हो। देखना यहाँ पे, जैसे देखना यहाँ पे एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके का। एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा हमने एक ट्रायंगल बना लिया। एक और ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग इस तरीके से। चलो, हमने बना लिया। अब क्या करना है, इसको इस तरीके से ऐड कर लो, इसको इस तरीके से जोड़ लो। ये कहाँ भाग रहा है, चलो सही रास्ते पे, या और इसको ऐसे। अब क्या करना है, देखना ये वाला जो नीचे वाला जो है ना बच्चों, ये बेस का काम करता है। क्या चीज़ का काम करता है, बेस का, ठीक है ना। बेस, ये हमारा जो होता है ना, ये बेस हो जाता है। जिस वजह से प्रिज्म जो जमीन पे रखते हो, हाथ पे रखते हो, तो नीचे जो रखते हो ना वो तो बेस हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा। अब बच्चों, एक सरफेस, एक ट्रायंगुलर हिस्सा इधर और एक ट्रायंगुलर हिस्सा पीछे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसे एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म ए। अब इसको क्या करते हैं, देखे ना ध्यान से। यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगुलर शेप दिख रहा होगा, 2 ट्रायंगुलर शेप दिख रहा होगा, है ना। 2 ट्रायंगल दिख रहा है ना यहाँ पे, 2 त्रिभुज यहाँ पे, एक ये और एक ये वाला, 2 दिख रहा होगा।
हम ये दोनों में से किसी एक को उठा लेते हैं। अब आपको बता देना चाहते हैं जानकारी के लिए कि जितना एंगल यहाँ पे उतना ही एंगल यहाँ भी बनेगा। ओके चलो, तो यहाँ से कोई एक फेस को हम उठा लेते हैं। ध्यान देना, हम पहले ही कह दिए मेरे बच्चे कि इस लेक्चर्स में हम सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो अब यहाँ पे देखना है, छी ये क्या बना देते हैं, फिर वही चलो यहीं से काट देते हैं, हम भी जिद्दी हैं। जाओ भाई, लो तुम ही खुश रहो। ये हमारा बच्चों ए कहलाएगा, इसे हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये हमारा बेस हो जाएगा। ये जो भाई सब है ना, इसे हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। चलो, और ये जो बच्चों है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। चलो, ये भी बच्चों ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये भी हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही है। ये भी हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही है। इसे मान लेते हैं S2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो इसे S1 मानोगे और इसे आप लोग बेस मानोगे। क्या मान लोगे? बेस। अब बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म को एक और नाम देता है रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है ना? क्या नाम देता है? रिफ्रैक्टिव एंगल नाम देता है। क्या नाम देता है? रिफ्रैक्टिव एंगल नाम देता है। बच्चों ध्यान से सुनना, यह हमारा एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रिज्म। प्रिज्म उसको नाम दिया जाता है जो व्हाइट लाइट को क्या करता है? 7 इंडिविजुअल कलर में डिवाइड कर देता हो या सेपरेट कर देता हो। वैसे इंस्ट्रूमेंट वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। ध्यान से सुनना, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो व्हाइट लाइट को अपने 7 इंडिविजुअल कलर में डिवाइड कर देता हो, उस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का नाम प्रिज्म होगा। ठीक है? तो आप लोग क्या करना है, जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? जल्दी से अब एक प्रिज्म हम बनाएंगे एकदम प्यारा सा, खूबसूरत सा। वो प्रिज्म में हम लोग कुछ रिलेशन निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे देखते हैं बोर्ड पे क्या क्या निकालते हैं। सबसे पहले हमने एक प्रिज्म बना लिया, ध्यान देना, कुछ इस तरीके का। चलो, हमने एक प्रिज्म नाम यहां बनाया बच्चों, इसे हम लोग ए बोल दिया, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, और इस पॉइंट का भी नाम ए ही दे दीजिए। चलिए, एक इंसिडेंट लाइट यहां से लाते हैं, ध्यान देना, खुले हाथ से बना लेते हैं, स्केल का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। चलो, अब यहां से एक इंसिडेंट लाइट आया। अब यहां से हम लोग जानते हैं इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं? μ2 मान लेते हैं। बच्चों μ1 को हम लोग 1 मान लेते हैं बिकॉज एयर है, और μ2 को हम लोग μ मान लेते हैं। अब क्या करना होता है आप लोग को मालूम है, ये जो है सरफेस फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये सरफेस 2। अब बच्चों ये सरफेस 1 ये सरफेस 2 है, तो क्या किया जाता है? नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है ना, आप लोगों को तो मालूम ही होना चाहिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा स्केल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, चलो ध्यान देना। यहाँ पे हम नॉर्मल का इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान देना, यहाँ पे मेरे साथीगण कृपया ध्यान दें। यहाँ पे यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा, है ना। चलो, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, वहाँ पे ट्रेन छूटेगा, यहाँ पे फिजिक्स छूटेगा, फिजिक्स छूटेगा फिर। अब बच्चों आपको मालूम है ये भाई साहब जो है किधर से किधर जा रहा है? ये जो भाई साहब है ना, ये किधर से किधर जा रहा है? बोलेंगे ये जो जा रहा है ना, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। मतलब जा रहा है ना, तो भाई साहब जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो एक तरीके से कर्ज मांगने जाता है। कर्ज। अब किसी से कर्ज मांगने जाओगे
तो माथा पे चढ़ोगे, सर झुकाओगे, उसके पैर परोगे, है ना। रियल फैक्ट है ना, है ना, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं हम। अब ये भाई साहब कर्ज मांगने के लिए आया, किसके पास? प्रिज्म के पास। बोला झुको, बोले या ना बोले, कर्ज मांगने गए हो तब तो झुकना ही पड़ेगा ना। ये भाई साहब झुकेगा। कैसे झुकेगा? रेयर से डेंसर में आया है तो ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा। झुकना तो पड़ेगा क्योंकि तुमने कर्ज लेने आए हो। तो ये भाई साहब क्या करेगा? अब ये झुकेगा। कहेंगे कैसे? ऐसे। देखो कैसे, ध्यान दो यहाँ पे। ये भाई साहब झुक गया ऐसे। कैसे झुक गया? ऐसे। चलो, अगर नहीं झुकता, अगर नहीं झुकता, अगर नहीं झुकता तो ये सीधे जाता ना। ये किधर जाता? सीधे जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये बीच में एक सरफेस आ गया जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करवा दिया मेरे बच्चों। और आपको मालूम है कि एक मीडियम में लाइट का डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है। चलो, अब क्या करना है, ध्यान देना। अब यहां पे ध्यान देना। अब यहां पे हम एक और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कहां पे? यहां पे। अब एक नॉर्मल और हम ड्रॉ करने जा रहे हैं यहां पे। देखना ध्यान से। चलो, इसको हम लोग पीछे बढ़ा देते हैं। तो यहां पे एक दूसरे को क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? काट दिया। अब यहां पे देखना, जब यहां पे इसका नॉर्मल n1 बोल देते हैं और इसका नॉर्मल को n2 बोल देते हैं। ध्यान देना। अब लाइट कहां से कहां जाएगा? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। अब जब कर्जा मिल गया, कर्जा मिल गया तो सीधा टाइटे करके घूमेगा। भाई साहब हमको कर्ज मिल गया, मतलब ये लोन पास हो गया। अब लोन पास हो गया तब वो आपके बस में है नहीं, अब आपके हाथ से निकल गया। आपके हाथ से निकल गया। और निकल गया का मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलो जी, चलो, ये हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, I1 बोल देते हैं। ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड, तो इसे हम लोग R1 बोल देते हैं। इसे हम लोग R2 बोल दिया करते हैं। ठीक है, क्या बोल दिया करते हैं? R2, R2 है यहाँ पे। और ये जो है हमको I2 बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? I2। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, मेरे भाई लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे आप यदि यहाँ पे हो, यदि आप यहाँ पे हो, ठीक है ना, यदि आप यहाँ पे हो, ठीक है, आपका आंख यहाँ पे है ऐसे, ठीक है, कैसे? ऐसे। आपको क्या लगेगा? लाइट किधर आ रहा है? ऐसे आ रहा है। कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। चलो, यानी लाइट कैसे आएगा? कैसा महसूस होगा? ऐसे महसूस होगा। चलो ध्यान देना। डिंग डोंग डिंग डोंग। अरे गाना मत गाना। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वही हो रहा है जो रब चाह रहा है ना। चलो, यहाँ पे हम लोग डेल का सिंबल यूज करते हैं। ये डेल जो कहलाएगा भाई साहब एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। टोटल अगर ये नहीं होता तो लाइट सीधे जाता, लेकिन लाइट सीधे नहीं जाके लाइट कितना बेंड कर गया। देखो, जा रहा था ऐसे, देखना ध्यान से, जा रहा था ऐसे, मुड़ गया ऐसे, तो ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा? डेविएशन। ये क्या कहलाएगा मेरे बच्चों? जा रहा था सुई, हो गया ट्यू। तो अब ये क्या हो गया?
एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेल्टा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, यही हमें फाइंड आउट करना है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। यहाँ पे नाम देते हैं ए हो गया, तो यहाँ पे नाम देते हैं पी, इस पॉइंट का नाम लोग पी देते हैं, इस पॉइंट का नाम लोग क्यू देते हैं, इस पॉइंट का नाम लोग आर दे देते हैं, और इस पॉइंट का नाम लोग एस दे देते हैं। चलो अब ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहली बात डेल्टा निकालने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि पी आर एस एक ट्रायंगल है ना भाई साहब, पी आर एस क्या एक ट्रायंगल है मेरे दोस्त, है ना। अब मेरे भाई साहब बताओ जरा, यदि पी आर एस एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल के लिए तो ये तो डेल जो है एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। पी आर एस ट्रायंगल में डेल जो है एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल होता है ना, या इंटरनल एंगल जो भी बोलिए, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल। तो इंटरनल एंगल जो होता है मेरे बच्चों, तो इंटरनल एंगल तो ये एंगल और ये एंगल होना चाहिए। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये एंगल और ये एंगल आपको मालूम होना चाहिए, और ये मालूम होगा तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, वो डेल के बराबर हो जाएगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। यस या नो, यस या नो, होगा ना, बिल्कुल। कहेंगे अब ये वाला कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा ये वाला, अरे निकल जाएगा ना, टेंशन काहे ला लेते हो, टेंशन लिया नहीं जाता, टेंशन दिया जाता है। आप लोग मैकेनिक्स नहीं पढ़े हो का, पढ़े हो ना, टेंशन कभी लेता है नहीं, टेंशन हमेशा देता है। टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। माइंड को रिलैक्स रखा करो, माइंड को रिलैक्स रखा करोगे तभी हमारा काम बनेगा। अब यहाँ पे बच्चों हमको ये एंगल चाहिए, कैसे कैसे, अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल ये I1, तो ये टोटल कितना I1। भाई साहब यदि ध्यान देंगे, यदि इसे हम I बोलेंगे तो नीचे वाला क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल I कहलाएगा, जिसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यदि ये I1 हो गया तो ये भी टोटल हमारा कितना होगा I1 में ये वाला हिस्सा R1, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, सोचो 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 सोचो, कहेंगे I1 माइनस R1 हो जाएगा। सच्ची, बिल्कुल। अरे मेरे यार यहाँ पे देखो, ये टोटल I1 है ना, अब ये टोटल I1 है और ये टोटल I1 है, टोटल I1 हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और उसमें ये R1 है, तो ये कितना होगा, कहेंगे टोटल में ये वाला हिस्सा घटा दीजिए। अगर मान लीजिए ये टोटल 45 डिग्री है, कितना डिग्री, टोटल 45 डिग्री, तो इधर टोटल कितना होगा 45, और 45 में तो ये 30, तो ये कितना होगा 15। अब दिमाग काम कर गया, कहेंगे कैसे निकला, कहेंगे 45 है ना सर टोटल, अब ये टोटल 45 है, इधर कितना बात 30, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15। आप समझ में आया, कहेंगे हाँ बिल्कुल। चलो बच्चों ध्यान देना, अब हर एक बात को इतना तोड़ के बताऊंगा ना कि जितना कोई ऑफलाइन में भी नहीं बताएगा, ठीक है ना, मेरा गारंटी है। हर एक टर्म को इतना बारीकी से तोड़ूंगा, इतना तोड़ूंगा कि फिजिक्स जो है वो आपका हो जाएगा, आपके होने से कोई रोक नहीं सकता। फिजिक्स से प्यार करवा नहीं दिया तो फिर पढ़ाना किस काम का। चलो ध्यान देना, फिजिक्स से प्यार करवा दूंगा, बस मेरे साथ जुड़े हुए रहना। अब यहाँ पे देखना, ये एंगल निकल गया, उसी तरीके से ये भी निकल जाएगा। जब एंगल निकल जाएगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा हमारा काम। ये I2 है मेरे बच्चों, तो ये भी टोटल कितना कहलाएगा I2 में सिमिलरली इसी तरीके का, तो ये R2, तो ये क्या, ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 माइनस R2। यहीं पे लिखने की कोशिश करें क्या, यहीं पे लिखने की कोशिश करें, नहीं नीचे लिखते हैं, यहाँ पे गिच पिच हो जाएगा, फिर गिच पिच हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे कि एंगल SPR मतलब SPR, यानी कि ये वाला एंगल की बात हो रहा है ना, एंगल SPR। कौन से एंगल की जिक्र किया जा रहा है, ये वाला एंगल की जिक्र किया जा रहा है ना, नाम से देखिए ना,
एस अब पी और आर इधर है इधर तो ऐसे मुड़ गया ये वाला एंगल। बच्चों ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा I1 माइनस R1 हो जाएगा ना मेरे बच्चों। अब यहां से ये वाला एंगल बताओ, एस आर पी बताओ। एंगल एस आर पी बताओ क्या होगा, बताओ। एंगल एस आर पी हो जाएगा I2 माइनस R2, I2 माइनस R2 हो गया। चलो अब इतना हो गया। अब देखो तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं ट्रायंगल एस पी आर में, ट्रायंगल एस पी आर में जो डेल है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है मेरे बच्चों वो होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ टू इंटीरियर यानी ये एंगल और ये एंगल को जोड़ के देंगे तो किसके बराबर, डेल के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 इज इक्वल टू डेल हो जाएगा। बच्चों I1 I के साथ कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस कॉमन लेंगे और R1 प्लस R2 कर लेंगे इक्वल टू डेल होगा क्या। चलो हाँ सर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब आगे बढ़ते हैं। ओहो ये क्या हो रहा है। चलो अब यहाँ पे देखना, चलो अब यहाँ पे देखना। ओह सेट ये क्या हो जाता है, लाइट अप डाउन, वायर जो है वो हमसे ही हिल जा रहा है, तार जो ट्यूबलाइट जो जल रहा है। अब यहाँ पे देखा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल। अब यहाँ पे देखना क्या देखना, हमको फाइंड आउट करना है डेल परफेक्टली और एंगल ऑफ प्रिज्म भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना है हमें ध्यान देना। अब एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा PQR, बच्चों इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा, भरपूर ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है ना, भरपूर ऑब्जेक्टिव बनेगा। PQR में चलते हो तो चलो देखना, लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। बच्चों इन ट्रायंगल PQR में देखते हैं हम लोग क्या कहता है PQR में हम लोग ये एंगल R1 R2 और ये वाला एंगल को जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज एक हमारा क्या है त्रिभुज है ना। चलो अब यहाँ पे एक ट्रायंगल है PQR, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल PQR है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल क्या लिख देंगे प्लस, ये भी प्लस जैसा होना चाहिए प्लस, हमको थोड़ा एंगल पे जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन साइन दिख रहा था। R1 प्लस R2 प्लस एंगल कौन ये, तो इसके लिए क्या इसका क्या नाम देंगे PQR। तो PQR इज इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री होगा क्या। चलो अब 180 डिग्री हो गया बच्चों। इसे क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मेजर कर लेते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं ना। इस इक्वेशन नंबर 1 मानने से क्या कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होगा। क्या कलयुग से सतयुग बन जाएगा, नहीं ना। जब कुछ चेंज होगा ही नहीं तो मानने में क्या जाता है हमको। चलो R1 प्लस R2, अब यहाँ पे हमको इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। मानने में क्या जाता, मानने में किसी को कुछ मान लेंगे, उसमें क्या है, चलो है ना। आप लोग मानने में तो पहले भी हो कि वो मेरा क्या है, वो मेरा क्या है, हाँ R1 प्लस R2। अब यहाँ पे देखना एक आपको ट्रेपेजियम दिखेगा, क्या दिखेगा ट्रेपेजियम APQR दिखा क्या, अरे दिखा क्या APQR ये दिखा APQR देखा APQR दिखा क्या APQR। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रिपेजियम का सिंबल दे देते हैं हम लोग, इन ट्रिपेजियम, और क्या लिख देंगे APQR। बच्चों यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं, ध्यान देना, ये भाई साहब जो AP है
और ये पी क्यू है, ध्यान देना, ए पी, ध्यान देना, ए पी और फिर पी क्यू, ए पी और फिर पी क्यू, ए पी और फिर पी क्यू। क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है? यस, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल कितना डिग्री हो गया होगा? ये वाला एंगल कितना डिग्री हो गया होगा? ये टोटल कितना हो गया होगा? ये टोटल कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो लिखो 90 डिग्री, 90 डिग्री। बच्चों चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कहेंगे ये वाला एंगल मालूम नहीं, तो ये वाला मालूम नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? पी क्यू आर कहलाएगा। तो प्लस पी क्यू आर ही लिख दो, प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। बच्चों ये एंगल हो गया। अब ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल आप देखो कौन सा साइड जा रहा है? कौन सा साइड जा रहा है? आर ए साइड जा रहा है ना, ये वाला साइड जा रहा है। तो ये वाला साइड जाएगा, तो ये वाला साइड के साथ भी एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। चलो तो 90 डिग्री, तो प्लस 90 डिग्री। अब बच्चों ये 90 डिग्री देखना ना, यहाँ से ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के साथ भी एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री, बिकॉज परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल टोटल कितना होगा? टोटल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मल। चलिए ये अब फिर बचा ये एंगल, तो प्लस ए इज इक्वल टू कितना डिग्री? 360 डिग्री होगा ना। अरे यार चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब ये 90 कितना हो गया? 180। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, ध्यान देना, यहाँ से हो जाएगा ए प्लस पी क्यू आर 360 माइनस 180, 360 माइनस 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अरे होगा क्या? होगा ना 180 डिग्री। अब यहाँ पे ऐसा करना है, इस इक्वेशन नंबर 3 मान लेना है, इसी इक्वेशन नंबर 3। आप देखना इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 आपस में बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। जब इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर ये आपस में बराबर हो गया, तो बराबर हो गया, तो बराबर कर दो, एलएचएस से बराबर हो गया। चलो अब यहाँ पे देखना, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? R1 प्लस R2 प्लस एंगल पी क्यू आर हो जाएगा ना भाई साहब। अब इधर हो जाएगा ए प्लस पी क्यू आर, ए प्लस एंगल पी क्यू आर। अब यहाँ से पी क्यू आर का कहानी साफ, पी क्यू आर का कहानी साफ। यहाँ से आ जाएगा हमारा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल छोटा सा, ये R2 और R1 बराबर, R2 और R1 के जब ऐड कर दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? तो चलो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से चलते हैं। अब देखो यहाँ पे 1, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक नया फॉर्मूला बनेगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 और R1 प्लस R2 क्या लिखेंगे? ए, तो माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस है। क्या हो जाएगा? ए प्लस डेल्टा या डेल प्लस ए, जो बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस डेल। चलो यानी कि R1 प्लस R2 के ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना। पूछेगा कि प्रिज्म में दोनों इंटरनल एंगल, यानी कि इंटरनल एंगल R1 प्लस R2 का जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा? ए के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर? ए के बराबर। और जो बाहर में है एंगल I1 और I2, उसका सम कितने के बराबर? एंगल ऑफ प्रिज्म और प्लस एंगल ऑफ डेविएशन डेल के बराबर होगा। तो पहले यहाँ तक अच्छे तरीके से लिख लो, जल्दी से लिखना यहाँ तक, जल्दी से।
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अब लिखेंगे कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। क्या? कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। चलो ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये सब बात पहले का था, कुछ बात हमने मिटाया, कुछ बात रहने दिया, क्योंकि इसके इस्तेमाल करेंगे अभी हम जस्ट इक्वेशन नंबर 1 का, इसलिए रहने दिया। चलो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन बच्चों का, यानी कि ये जो लाइट जो डेविएट कर रहा है ना, ये कम से कम डेविएट हो, इसका कंडीशन बता दीजिए। तो बच्चों ये जो होगा, ये जो होता है ना, इसके लिए आपको इट हैपेंस, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है जानते हो? इसके लिए आपको I1 बराबर I2 होना पड़ता है। ये I1 और I2 दोनों क्या हो जाए अपने आप में बराबर, इसको I मान लेते हैं, और R1 और R2 भी आपस में बराबर हो, जैसे R मानते हैं, क्या मान लेते हैं? R। तब जो होगा डेल जो होगा ना भाई साहब, वो मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम। ऐसा देखा गया कि जब I1 I2 बराबर हो जाता है, R1 R2 बराबर हो जाता है, तो ये जो डेल है ना, ये मिनिमम मिलता है। क्या मिलता है? मिनिमम मिलता है। देखते हैं। चलो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, चलो ध्यान देना क्या है, I1 प्लस I2, यहाँ पे देखना, यहाँ पे I1 प्लस I2 माइनस, सॉरी माइनस अंदर में देती है ब्रैकेट के अंदर, माइनस R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 को क्या बोलते हैं बताओ? R1 प्लस R2 को क्या बोले थे बताओ? A बोले थे। क्या बोले थे? A। तो R1 प्लस R2 के A बोल दो, तो A। इधर हमको डेल मिनिमम लगा लो। चलो अब डेल मिनिमम के लिए I1 I2 अपने आप में बराबर है, तो ये भी आई तो कितना आई हो जाएगा? 2i। अब माइनस A इक्वल टू डेल M। बच्चों तो 2i बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस डेल M होगा क्या? चलो तो I बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस डेल M बाई 2। लो आ गया आंसर। अब एक ऑब्जेक्टिव और तैयार हो गया। पूछेगा कि बताइए कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन में जो I का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? तो A प्लस डेल्टा M बाई 2 होता है। A प्लस डेल्टा M बाई 2 होता है। याद रखना, भेजा में घुसा लेना, दिमाग में घुसा लेना, भेजा का जितना भी भूसा है उसको बाहर निकाल लेना, और ठंडा में ताप लेना आग उसका। ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखना, ये I हो गया। R का क्या हालचाल होगा? तो R निकालने के लिए क्या करेंगे? R निकालने के लिए ध्यान देंगे, फिर R निकालने के लिए वही काम करेंगे। चलो ध्यान देंगे, R निकालने के लिए हम फिर से वही काम करेंगे बच्चों। क्या? यहाँ पे देखो I जो है यहाँ पे 2i हो जाएगा। यहाँ पे A की जगह मतलब A जो है किसकी जगह आया था? R1 प्लस R2 की जगह आया था ना, R1 प्लस R2 की जगह आया था। तो R1 प्लस R2 की जगह हम क्या लिखेंगे? R1 और R2 को R मान लेंगे। तो यहाँ पे R 2R, अब 2R यहाँ पे 2i होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? होगा ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं, तो यहाँ भी चलते हैं, इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ भी वही लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चों यहाँ पे फिर वही बात, I1 प्लस I2 तो कितने के बराबर हो जाएगा? 2i के बराबर। चलो फिर माइनस R1 प्लस R2 कितने के बराबर हो जाएगा? 2r के बराबर। बिकॉज R1 प्लस R2 जो है, R1 प्लस R2 तो है, लेकिन R1 R और R2 भी है, तो R प्लस R 2r। अब इधर हो जाएगा डेल्टा M। क्या हो जाएगा? डेल्टा M। अब यहाँ पे हमको देखिए R निकालना है। क्या निकालना है? R। तो 2r को उधर ले जाइए, तो 2i माइनस डेल्टा M होगा ना, इक्वल टू 2r होगा ना। अब क्या करना है? I का वैल्यू निकाले हुए हो आप, I का वैल्यू पुट करो। तो I का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू I का मतलब थोड़ा सा हम लोग ऐसा करेंगे ताकि हमको थोड़ा सा जगह ज़्यादा मिल सके। तो 2 इंटू I का मतलब हो गया A प्लस डेल्टा M बाई 2
माइनस डेल्टा एम इक्वल टू 2r। बच्चों यहाँ से ये 2 से 2 कहानी साफ। अब 2 से 2 से कहानी तो a प्लस डेल्टा एम, तो a प्लस डेल्टा एम माइनस डेल्टा एम इक्वल टू 2r होगा। डेल्टा एम भी साफ, तो r बराबर कितना हो गया a/2। लीजिए एक और ज़बरदस्त फार्मूला, लाजवाब फार्मूला जिसका कोई जवाब नहीं, जवाबदेही होता है। ऐसे फार्मूला आपको याद रखना है। r बराबर a/2, r बराबर a/2 या फिर a बराबर 2r। चलो ये कब आया? जब कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन हो तब आया। ठीक है ना? तो ये भी जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखें ना यहाँ पे ध्यान से, थोड़ा सा मिटाते हैं। नहीं लिखे हो वीडियो पॉज करके लिखना। चलो बच्चों, आई का वैल्यू हमारा आ गया a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और r बराबर आ गया a/2। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। क्या? स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। बुझाया कुछ या नहीं? कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन में इस प्रिज्म का हम लोग क्या निकालेंगे? क्या बताओ? कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये निकालेंगे। इस भाई साहब का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो निकालेंगे। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्या करेंगे? स्नेल्स लॉ लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पे हम यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या लगाएंगे? यूजिंग स्नेल्स लॉ। ध्यान देंगे अब यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। नाउ यूजिंग छी क्या हो जाता है? नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट सरफेस S1 के लिए, फॉर S1 सरफेस, इस S1 नाम दिए थे, नहीं दिए तो लिख लो। ये S1 और ये S2 था। चलो तो S1 के लिए, तो बच्चों S1 के लिए स्नेल्स लॉ होता है क्या? पहले ये लिखो। होता है भाई साहब μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। होता है ना? चलो μ1 किधर है? इधर। तो इधर हमारा i नहीं i1 है। क्या है? i1 है। क्या है? i1 है। और i1 कितने के बराबर था? i के बराबर था या नहीं था? अरे था ना। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन i1 i2 के बराबर, अब i1 i2 के बराबर, वो कितने के बराबर? i के बराबर था। तो यहाँ पे हो जाएगा μ1 कितना है? 1 है, तो 1 sin i, तो sin i a प्लस डेल एम बाई 2, a प्लस डेल एम बाई 2 इज इक्वल टू μ2 हम कितने मान लेते हैं? म्यू मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? म्यू मान लेते हैं। अब साइन r, सॉरी r को r नहीं, r का वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है? a/2। कितना है? a/2। चलो अब इसको मिटाते हैं। क्या मिटाते हैं? अब इसको मिटाते हैं, ध्यान देना, क्योंकि ये सब बातें आप लोग लिख लिए थे, है ना? चलो नहीं लिखे होगे तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब यहाँ पे देखना है म्यू का वैल्यू निकालना है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? कहेंगे म्यू बराबर हो जाएगा साइन a प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। यहाँ पे म्यू होगा। कहीं मिटा क्यों दिए? क्योंकि मेन डिवाइड का साइन जो होता है बच्चों इक्वल साइन के बीच में होता है। यह हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल चुका। कब? जब हमारा मिनिमम डेविएशन होगा तब। याद रखेंगे
पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे बच्चों कि मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का क्या वैल्यू होता है। तो याद रखना है साइन ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। 2 से 2 काटना नहीं है, यहाँ पे नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल में मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, इसलिए नहीं कटेगा। अब क्या करेगा ध्यान देंगे, अब यहाँ पे लगा देगा 4 थिन प्रिज्म। क्या लगा देगा? 4 थिन प्रिज्म। अब ये सबको हम मिटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये सबको हटा सकते हो आप। जानते हो जब एग्जाम नज़दीक आता है तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं भगवान से, हे भगवान इस बार किसी तरीके से मेरा नाव पार करा दीजिए, मतलब इस बार हमको कृपया करके ध्यान दीजिए, अगले बार तो हम आपको ध्यान देंगे। नहीं समझे? इस बार आप हमको देख लीजिए, अगले बार हम आपको देख लेंगे, ये कहता है स्टूडेंट। चलो नहीं बुझाया, मतलब क्या है, जो बच्चा नहीं पढ़ता है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हमको इस बार देख लीजिए, यानी जब दुख में भगवान को सब याद करता है, जब एग्जाम खत्म हो गया तो भगवान को भी क्या हो गया, भूल गया। इसका यही मतलब था कि दुख पड़ा तो भगवान को याद कर लिया, नहीं दुख पड़ा तो भगवान भी कोई भी याद नहीं करने का मौका मिला। चलो अब यहाँ पे देखना 4 थिन प्रिज्म, तो 4 थिन प्रिज्म, कौन से प्रिज्म की बात करते हैं बच्चों? थिन प्रिज्म की बात करते हैं। थिन प्रिज्म का मतलब ये जो होगा ना वेरी स्मॉल एंगल हो जाएगा, वेरी स्मॉल एंगल हो जाएगा। बच्चों आपको मालूम है बहुत अच्छे तरीके से, जब एंगल बहुत छोटा हो जाता है, जब एंगल बहुत छोटा हो जाएगा साइन ए, तो वो कितने के बराबर हो जाता है? ए के बराबर हो जाता है। चलो अब आप पता, ये तो ए छोटा है, ये भाई साहब पहले से ही छोटा है, डिवाइड करने से भाई साहब और छोटा हो गया ना भाई साहब। जब एंगल छोटा होता है तो साइन जो होता है वो सिर्फ एंगल के बराबर हो जाता है, साइन का वैल्यू, यानी म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, म्यू बराबर हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, क्योंकि जिस तरीके से साइन ए के बराबर, तो बच्चों यहाँ पे ए का मतलब एंगल समझना है। क्या समझना? एंगल। पार्टिकुलरली ए के लिए नहीं ये वैल्यू होता है, ये जो चीज लिखा गया है पार्टिकुलरली ए के लिए नहीं, जनरल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है। कहता है क्या है कि यदि एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन के वैल्यू वो उसके एंगल के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलो तो ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। आई होप ये सब बात आपको पहले से अच्छे तरीके से आता होगा, नहीं आएगा तो फिर क्या उखाड़ लीजिएगा, बताइए, ये सब बात तो आना ही पड़ेगा। चलो बेसिक बातें हैं। और फिर ये साइन ए बाई 2 कितने के बराबर? ए बाई 2 के बराबर। भाई साहब ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर लिए, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहले जो है वो लिख लीजिए, म्यू इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस डेल एम, अब बाई क्या हो जाएगा, ए बाई ए। अब यहाँ से देखना, यहाँ से डेल एम निकाल सकते हो, तो कहेंगे हाँ यहाँ से डेल एम आपसे पूछेगा, तो डेल एम बराबर क्या हो जाएगा, म्यू ए, और ये इधर आएगा तो माइनस ए इक्वल टू डेल एम, तो डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला निकला है आपका, डेल एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ है और पूछेगा भी। ठीक है ना बच्चों, तो आई होप आपको यहाँ तक मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों इसी तरीके के लेक्चर्स हम आपके सामने लाते रहेंगे और हम एक नए सेशन से, नए साल से हम टोटल फिजिक्स डालेंगे बेमिसाल कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ जिसका किसी के साथ मैच नहीं, ज़बरदस्त मेथड, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ पूरा फिजिक्स रहेगा, पूरा सॉल्यूशन रहेगा, एम करीम इसी पर सारा का सारा रहेगा। ठीक है ना, A to Z क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इतना ज़्यादा फिजिक्स पढ़ाऊँगा कि आप लोग उतना पढ़ भी नहीं पाओगे, लेकिन मेरा ये है कि अगर आप पढ़ना नहीं चाहोगे फिर भी आप पढ़ोगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा।
ठीक है ना। लोग बोलते हैं कि मेरे यहाँ इंडिया का बेस्ट टीचर है, वो टीचर है। इंडिया का बेस्ट टीचर क्या टीचर होता है बच्चों, ये तो आप डिसाइड करोगे, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों ध्यान देना, आपको इस चैनल पे टोटली फिजिक्स A to Z मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ तक समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।